एक गांव में हीरा नाम का एक पहलवान रहता था। उसके पास कई गायें थीं। वह उनकी सेवा करता था और उनसे जो दूध मिलता उनको पिया करता था। गायों की सेवा से जो समय मिलता वो उस समय में जमकर कसरत करता था। पूरे दिन की उसकी यही दिनचर्या बन गई थी। वह कसरत कर करके और दूध पी पी कर बहुत बलशाली हो गया था। इसी वजह से देखने में वह काफी बलवान और भीमकाय दिखता था। हर कोई उससे डर कर रहता था। हीरा के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, सिर्फ एक परेशानी को छोड़कर। हीरा पहलवान की शादी नहीं हो पा रही थी। उसके लिए रिश्ते तो कई आते थे, लेकिन जब भी उन्हें पता चलता कि वो कोई काम नहीं करता, तो कोई भी उससे अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार नहीं होता। भीमकाय शरीर और ज्यादा उम्र मामला और बिगाड़ देती थी। उसी गांव में लल्लन नाम का एक नाई रहता था। लल्लन शादी की जोड़ियां मिलाने का काम करता था। शादी करवाने के बदले में वह उनसे कुछ पैसे लेता था। लल्लन का एक प्रतिद्वंदी था, छगन नाई। छगन पास के गांव में ही रहता था। दोनों के बीच पुरानी पारिवारिक दुश्मनी थी और दोनों एक दूसरे से बदला लेने का मौका ढूंढते रहते थे। आखिरकार थक हार कर हीरा ने लल्लन से मदद लेने की सोची। लल्लन भी बहुत ही शातिर स्वभाव का था। यह जानते हुए भी कि हीरा की शादी नहीं हो पा रही है, उसने हीरा को झूठे सपने दिखाए। अरे हीरा भैया, टेंशन न लो, आपकी शादी तो मैं किसी राजकुमारी से करवाऊंगा। आपके जैसे लड़के तो आजकल मिलते ही कहां हैं। असली हीरे को तो लल्लन जैसा कोई जौहरी ही पहचान सकता है। अपनी प्रशंसा सुनकर हीरा खुशी से फूलकर कुप्पा हो गया और लल्लन ने जितने भी पैसे मांगे उसने बिना किसी संकोच के दे दिए। लल्लन ने हीरा को वादा किया कि वह 1 महीने में उसकी शादी करवा देगा। हीरा अब दिन भर अपनी शादी के सपने देखा करता था। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए, लेकिन हीरा के लिए एक भी रिश्ता नहीं आया। एक दिन हीरा गुस्से में आग बबूला होकर लल्लन के पास गया और जब उससे सवाल पूछे तो लल्लन गोल मटोल जवाब देने लगा। अरे हीरा भाई साहब, आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। वैसे भी आपका रिश्ता तो पक्का ही समझो। लल्लन के जवाबों से चिढ़कर हीरा ने उसे एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ लगते ही लल्लन को लगा कि आज तो हीरा उसे मार ही डालेगा। इस गंभीर समय में भी लल्लन के दिमाग में एक कुटिल ख्याल आया और उसने अपने प्रतिद्वंदी छगन नाई के बारे में सोचा। उसे पता था कि छगन अपनी विवाह योग्य बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है। लल्लन ने तुरंत ही हीरा को छगन के घर का पता दे दिया और कहा कि छगन हीरा के होने वाले ससुर हैं। वह तुरंत जाकर उनसे विवाह की बात पक्की कर ले। उसने सोचा कि एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। हीरा से पीछा छूटेगा और छगन से बदला भी पूरा हो जाएगा। छगन के घर का पता पाकर हीरा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपने विवाह को लेकर कल्पना की दुनिया में गोते लगा रहा था। अब वो जल्द से जल्द छगन के घर पहुंचकर विवाह कर लेना चाहता था। उसने सोचा कि वह विवाह के बाद ससुराल में ही रह जाएगा। इस विचार के कारण उसने अपनी सारी गायें और घर बेच दिया। जो भी पैसे मिले उनसे उसने एक घोड़ा और एक तलवार खरीदी। बाकी पैसे उसने भविष्य के लिए बचा लिए। उसके बाद घोड़े पर बैठकर वह होने वाले ससुराल के लिए निकल पड़ा। लल्लन के बताए पते पर पहुंचकर उसने घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक बूढ़े व्यक्ति ने खोला। हीरा के पूछने पर उसने अपना नाम छगन बताया। छगन नाम सुनते ही हीरा ने उसके चरण स्पर्श किए और बोला, ससुर जी, आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। अब बिना समय गंवाए आप मुझे अपना दामाद बना लीजिए। मैं आपका घर जमाई बनकर यहीं रहूंगा। यह सुनकर छगन चौंकते हुए बोला, आए दामाद, घर जमाई, क्या बकवास कर रहे हो? भांग तो नहीं पी है ना? मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी का विवाह तुमसे नहीं करूंगा। चले जाओ यहां से।
इतना सुनते ही हीरा का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत ही तलवार निकाली और छगन पर गरजते हुए बोला, ठहर जा बुढ़े। अगर तू अपनी और अपनी बेटी के जान की सलामती चाहता है तो तुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी, वरना आगे का काम मेरी तलवार करेगी। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं और मेरी तलवार ने खून का स्वाद अभी तक नहीं चखा है। हीरा की बातें सुनकर छगन डर से थर थर कांपने लगा। उसने तुरंत ही हीरा की बातों को मान लिया। फिर अगले दिन ही उसने हीरा और अपनी बेटी रूपा का विवाह करा दिया। अब हीरा आराम से छगन के घर रहने लगा। अब वह पूरे दिन सिर्फ आराम करता था, कोई काम धाम नहीं करता। कभी कभी वह घर के बाहर तलवारबाजी का अभ्यास जरूर करता था। उसे अभ्यास करता देखकर लोग डर जाते थे। पूरे गांव में हीरा के भीमकाय शरीर और तलवार की बातें फैल गई थी। हर कोई उससे डरता था, लेकिन ये बातें हीरा को पता नहीं थी। हीरा जो पैसे लेकर आया था, उन पैसों से उसने घर गृहस्थी का सामान खरीद लिया था। कुछ दिन तो बहुत सुख से कटे, लेकिन जल्द ही सारे पैसे खत्म हो गए। फिर एक दिन रूपा ने हीरा से कहा, अजी सुनते हो, घर का सारा सामान खत्म हो गया है। अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं, दिन भर बैल की तरह खाते हो और आराम करते हो। इस विशाल शरीर का क्या फायदा? अरे चुप कर बावली, कभी तूने शेर को काम करते देखा है क्या? मुझे काम करने की क्या जरूरत? अच्छा जी, तुम कोई शेर नहीं हो। अब ज्यादा बकवास मत करो। मैं तो कहती हूं तुम गांव के सेठ जी के पास जाकर कोई काम मांग लो। वो बहुत दयालु हैं। क्या पता तुम्हें पहरेदार की नौकरी मिल जाए। आखिर ये विशाल शरीर और पहलवानी किस दिन काम आएगी? वो कहते हैं ना, पत्नी की डांट अच्छे अच्छे को भीगी बिल्ली बना देती है। रूपा की बातें सुनकर हीरा से कुछ कहते नहीं बना। हीरा तुरंत ही तैयार होकर सेठ से मिलने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही उसे सेठ के नौकर ने तलवार लेकर आते देखा, तो वह डर कर सेठ को खबर करने पहुंच गया। सेठ जी, सेठ जी, गजब हो गया। अभी मैंने हीरा पहलवान को तलवार लेकर इसी तरफ आते देखा है। मुझे तो उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। क्या बक रहे हो? हे भगवान, मेरी रक्षा करो। ये मुसीबत कहां से आ गई? सेठ भी हीरा के आने की खबर सुनकर घबरा गया। मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। फिर वह हीरा से मिलने के लिए उसके पास पहुंचा। हीरा को देखते ही अपने डर को छुपाकर और थोड़ी हिम्मत करके बोला, हीरे बेटे, क्या बात हो गई जो तुम्हें यहां आना पड़ा? मुझे खबर कर दी होती तो मैं खुद ही आ जाता। सेठ का ऐसा व्यवहार देखकर हीरा थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर सोचकर बोला, सेठ जी, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सोचा आपसे मिलकर कोई नौकरी मांग लूंगा। आप चाहें तो मैं आपका अंगरक्षक या चौकीदार का काम कर सकता हूं। यह सुनकर सेठ ने मन ही मन सोचा, अगर मैंने इसको अंगरक्षक या चौकीदार रखा तो ये किसी दिन मेरा ही काम तमाम कर देगा। ऐसे गुंडे लोगों को दूर ही रखना चाहिए। कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हमेशा के लिए इससे पीछा छूट जाए। किस सोच में डूब गए सेठ जी? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं सोच रहा। मैं तुम्हारे जैसे बलशाली पहलवान से चौकीदारी करवाऊंगा। इससे बड़ा पाप और क्या होगा? मुझे और शर्मिंदा मत करो। मेरे पास एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है। मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूं। आज से तुम उस जमीन के मालिक हुए। तुम उस पर आराम से फसल उगाकर अपना जीवन यापन कर सकते हो। मैं तुम्हारे घर थोड़े राशन भी भिजवा दूंगा, ताकि कुछ दिन निकल जाएं। यह सुनकर हीरा हंसी खुशी घर आ गया। फिर अगले दिन हीरा सेठ के बताए जमीन के टुकड़े पर काम शुरू करने गया। अरे ये क्या? इस खेत पर तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लगता है काफी दिनों से इस पर कोई खेती नहीं हुई है। और ये खेत के बीचों बीच पेड़ कैसा है? इसको यहां से हटाना पड़ेगा।
नहीं तो मुझे हल चलाने में दिक्कतें होंगी और इससे फसल भी कम होगी। ऐसा करता हूं, इस सूखे पेड़ में आग लगा देता हूं। यह कहकर हीरा ने उस सूखे पेड़ में आग लगा दिया। असल में उस सूखे पेड़ पर चंगू और मंगू नाम के दो भूत रहते थे। जो भी व्यक्ति उस जमीन पर खेती करने आता, वे उसकी हत्या कर देते थे। सेठ ने हीरा से पीछा छुड़ाने के लिए ही उसे वो जमीन दिया था, ताकि भूत उसे मार डाले और फिर हमेशा के लिए हीरा का खेल खत्म हो जाए। पेड़ के सूखा होने के कारण तुरंत ही उसमें आग लग गई। जैसे ही पेड़ धू धू कर जलना शुरू हुआ, उसमें रहने वाले दोनों भूत बाहर निकल आए। कौन यहां मरने आया है? किसकी मौत खींच लाई है? इतना कहकर उन्होंने हीरा पर तुरंत ही तलवार से हमला करना शुरू कर दिया। हीरा भी कहां कम था। उसने भी तलवार से अकेले ही उनका मुकाबला करना शुरू कर दिया। थोड़े समय में ही चंगू मंगू को यह पता चल गया कि पहलवान को हराना उनके वश की बात नहीं है। उन्होंने माफी मांग लेने में ही भलाई समझी। हमें माफ कर दो पहलवान जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें गलती सुधारने का एक मौका तो दे दो। ठीक है, तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम्हें पेड़ छोड़कर जाना होगा, क्योंकि इस पेड़ के रहते मेरी खेती ठीक से नहीं होगी, जिससे मुझे बहुत नुकसान होगा। पहलवान जी, हम इस पेड़ पर बचपन से ही रह रहे हैं। हमारी इस पेड़ से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। कृपया हमें यहां से बेदखल मत कीजिए। बदले में हम आपके खेती बाड़ी का काम संभाल लेंगे। आज से आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। हम आपके फसल का जिम्मा उठाते हैं और आपको नियत समय पर आपका हिस्सा मिल जाएगा। आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। देखो, मेरा मन तो नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों पर दया करके तुम्हारी बात मान लेता हूं। लेकिन खबरदार, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन के बाद से चंगू और मंगू जी तोड़ मेहनत करके खेत पर काम करने लगे। जल्दी ही उनकी मेहनत ने रंग दिखाया और खेत में फसल लहलहाने लगी। फिर उन्होंने अपने वादे के अनुसार हीरा के घर राशन का भंडार लगा दिया। यूं ही कुछ समय निकल गया। कठिन परिश्रम करने से चंगू और मंगू काफी दुबले और पतले हो गए थे। हर साल की तरह इस साल भी वे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु भूत से मिलने के लिए गए। गुरु ने चंगू और मंगू को देखते ही पूछा, अरे ये क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने? कितने दुर्बल और कमजोर हो गए हो। ऐसे ही रहा तो तुम दोनों भूत समाज में मेरी नाक कटवा दोगे। बाकी भूत क्या बोलेंगे कि मैं अपने शिष्यों का ख्याल भी नहीं रख पा रहा। इतना सुनना था कि चंगू और मंगू ने गुरु को सारी बातें बता दी। क्या तुम लोग एक मनुष्य के गुलाम बन गए हो? शिव 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 शिव, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। लेकिन इसके पहले की बात और फैले और भूत समाज में मेरी बदनामी हो, मुझे कुछ करना होगा। ठीक है, तुम लोग अभी जाओ, अमावस की रात का इंतजार करो। मैं इस पहलवान को मजा चखाता हूं। आखिरकार अमावस की रात भी आ पहुंची। गुरुजी ने बिल्ली का रूप बनाया और पहुंच गए हीरा के दरवाजे पर। बस वो मौके की तलाश में थे, कब मौका मिले और वो घर में घुसे। मजेदार संयोग ये था कि इधर रूपा भी कई दिनों से एक बिल्ली से परेशान थी। हाय राम, मेरे तो नाक में इस बिल्ली ने दम करके रखा है। जब देखो तब दूध और दही सफा चट कर जाती है। कहां गई आपकी पहलवानी? आप तो एक बिल्ली भी नहीं मार पा रहे हैं। अरे भगवान, चुप कर, कभी तो प्यार से बातें किया कर। खैर, आज मैं इस बिल्ली को मजा चखा कर रहूंगा। आने दो आज उसे। यही सोचकर हीरा एक डंडा लेकर घर के मुख्य दरवाजे पर छुपकर खड़ा हो गया और बिल्ली का इंतजार करने लगा। उसने दरवाजा भी खुला छोड़ दिया था। उधर रात को जैसे ही मौका मिला, बिल्ली रूपी गुरुजी घर में घुसे। जैसे ही हीरा ने उसे देखा, तुरंत ही डंडे का एक जोरदार वार कर दिया। डंडा लगते ही गुरुजी बिलबिलाकर गिर पड़े और कराहने लगे। डंडे के चोट से गुरुजी की कई हड्डियां टूट गईं
और वो अपने असली रूप में आकर हीरा से माफी मांगने लगे। अरे मर गया, अरे हड्डियां तोड़ डाली रे, अरे बेटे मुझ बूढ़े पर दया करो, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब हम तुम्हें पहले से दुगना राशन देंगे। हीरा खुशी खुशी शर्त मान गया, आखिर उसको और क्या चाहिए था। अगली सुबह जब चंगू और मंगू खुशी खुशी गुरुजी के पास गए तो गुरुजी को घायल देखकर चौंक गए। गुरुजी, आपको क्या हो गया? आपकी ये हालत किसने कर दी? अरे कमबख्तो, मेरी ये हालत उसी पहलवान ने की है। तुमने मुझे ये तो बताया ही नहीं था कि वो कितना खतरनाक है। उसे हरा पाना किसी के बस का नहीं है। बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूं। फिर गुरुजी ने उन्हें नई शर्त भी बता दी, जिन्हें सुनकर चंगू और मंगू सदमे में बेहोश होकर गिर पड़े। वहीं कहीं दूर रेडियो में गाना बज रहा था। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.